हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका द्रोणाचार्य बैच में। और आज हम लोग बच्चों रिवाइज करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ये वाला चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। एक बारी रिवीजन से पहले चलो इसके सेक्शन रिवाइज कर ले गया। यस सर। सेक्शन थ्री ए 4 5 6 7 8 9 10 10 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलो सेक्शन थ्री बच्चों क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन थ्री ए मेंबर्स टू बी लाइबल इन several केसेस। सेक्शन फोर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन फाइव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन सिक्स एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एटसेट्रा। सेक्शन सेवन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन एट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी। सेक्शन नाइन अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 10 effect of registration of MOA and AOA. Section 10A commencement of business etc. Section 12 registered office of company. Section 13 alteration of memorandum. Section 14 alteration of articles. Section 15 alteration to be noted in every copy of MOA, AOA etc. Section 16 rectification of name. Section 17 members to be given copy of AOA, MOA. Section 18 conversion of company already registered. Section 19 subsidiary company not to hold shares in holding company. Section 20 service of document. Section 21 authentication of document contract. Section 22 execution of bill of exchange. बस इतने ही सेक्शन है बच्चों जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप लोग अपना स्टडी मटेरियल खोल लेंगे। ये एक रिविजनरी सीरीज है तो इसमें बस फास्ट रिवाइज करने वाले हैं, हम रिकॉल करने वाले हैं। कुछ ऐसा समझने वाले नहीं है, बस याद करने वाले हैं। अच्छा अच्छा ये बातें थी, ये बातें थी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहली चीज आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं भाई? जो कंपनी को बनाता है वो प्रमोटर होता है। यहां पे बोलते हैं जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो प्रमोटर है, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा होता है वो प्रमोटर होता है। जो कंपनी का कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है एज अ शेयर होल्डर, हो सकता है डायरेक्टर, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको प्रमोटर कहते हैं। या जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ये सारे ही लोग बेटा प्रमोटर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें बहुत ही सिंपल बात बताई गई है कि कोई भी पर्सन कंपनी बना सकता है लॉफुल पर्पस के लिए। अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए होंगे, मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होंगे। और अगर आपको 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो मिनिमम 1 पर्सन आपको चाहिए होगा। क्या करने के लिए? कंपनी बनाने के लिए। फॉर दी लॉफुल पर्पस, फॉर दी लॉफुल पर्पस। और जो कंपनी बेटा आप इसमें बनाएंगे ना, वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा सेक्शन थ्री है कि अगर, ध्यान से सुनना इस सेक्शन को, इंपॉर्टेंट है। अगर अगर एक कंपनी है जिसके, अगर पब्लिक कंपनी है उसके 7 से कम हो गए, या प्राइवेट कंपनी है उसके 2 से कम मेंबर हो गए, और कंपनी 6 महीने से ज्यादा तक बिजनेस कैरी ऑन करती रही उस कम नंबर के मेंबर्स के साथ, तो लॉ कहता है जितने भी मेंबर्स इस बात से अवेयर थे ना, जितने भी मेंबर इस बात से अवेयर थे, उनको लाइबल कर दिया जाएगा। वो भी सवरली लाइबल कर दिया जाएगा, वो सारे कंपनी के डेट्स के लिए जो कंपनी 6 महीने कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करती है। इतनी सी बात है बस बच्चों सेक्शन 3A में। ओके नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसीजर दिया हुआ है कि भैया अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर किसके पास जाना है? रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के पास जाना है। सर रजिस्ट्रार कौन से रजिस्ट्रार में जाना है? इंडिया में तो इतने सारे रजिस्ट्रार हैं बेटा, आपको जाना है वो रजिस्ट्रार के पास जहां पर, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होने वाला है, वो किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, उस आरओसी के पास जाना है और एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन जब आप करेंगे सब कुछ ऑनलाइन होता है, उसमें एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं? तो लॉ कहता है भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे देना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे देना, डिक्लेरेशन दे देना। किस चीज की डिक्लेरेशन दे देना? इस चीज की डिक्लेरेशन दे देना कि कंपनी इनकॉर्पोरेट जो करी गई है वो सारी की सारी जो प्रोसीजर्स थी, जो लॉ की बातें थी, वो कंप्लाई करी गई है। इस डिक्लेरेशन पे कौन साइन करेगा बेटा? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में प्रोफेशनल हेल्प करता है, यानी एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट,
कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस इन प्रैक्टिस, इसका आपको सिग्नेचर ये अकेले साइन नहीं करते, इसके साथ और कौन साइन करेगा, कोई भी पर्सन जिसका नाम आर्टिकल्स में एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी लिखा हुआ है वो साइन करके ये डिक्लेरेशन देंगे। एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम और फर्स्ट डायरेक्टर्स का, क्या कि भैया ये लोग चोर नहीं है, गड़बड़ नहीं करी है, यानी जो लोग कंपनी बना रहे हैं, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं, इन्होंने गड़बड़ नहीं करी है। कौन सी, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में इनका कोई भी ऑफेंस अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। उसके बाद ये गिल्टी नहीं है फ्रॉड या मिसफिजेंस के, कब से देखना है लेकिन ये चीज, कंपनी से रिलेटेड फ्रॉड मिसफिजेंस ड्यूटी में ये गिल्टी नहीं है, ये आपको देखना है बेटा लास्ट 5 इयर्स, सिर्फ लास्ट 5 इयर्स का चेक करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आरओसी को दिए ना, वो इनकी नॉलेज के हिसाब से सारे के सारे ठीक है, इनकी नॉलेज के हिसाब से सारे के सारे ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है वो आपको कंपनी बनने के 30 दिन तक फाइनल करना होता है, तो तब तक के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा, जब तक कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं हो जाता। फिर बेटा आपको देने पड़ते हैं 3 पर्टिकुलर्स, क्या देने पड़ते हैं, 3 पर्टिकुलर्स। पहला पर्टिकुलर्स आपको देना पड़ता है सारे सब्सक्राइबर्स का, क्या, सब्सक्राइबर का नाम, सब्सक्राइबर का सरनेम, सब्सक्राइबर का फैमिली नेम, सब्सक्राइबर का रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी। और वहीं पे बेटा जो अगर अगर आपके आर्टिकल्स में फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम लिखा हुआ है तो उनका क्या देना पड़ेगा, नाम, सरनेम, फैमिली नेम, डिन भी देना पड़ेगा और रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी देनी पड़ेगी। ओके, लास्ट पर्टिकुलर जो आपको देना पड़ेगा वो ये देना पड़ेगा फर्स्ट डायरेक्टर्स का, कि वो इस कंपनी के अलावा और किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, और किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म में उनका इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट आपको बताना पड़ेगा। और जो लोग फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए माने हैं ना, उनका कंसेंट भी आपको देना पड़ेगा उस फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब करा गया है। तो मेरे साथ एक बार बताओ क्या क्या देना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा, 2 डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे भाई, 2 डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे। एक डिक्लेरेशन हम किससे लेते हैं भैया, सीएस और जो आर्टिकल्स में लिखे हुए मैनेजर वगैरह उनसे लेंगे, और एक डिक्लेरेशन किससे लेते हैं भैया, एक डिक्लेरेशन किससे लेते हैं, सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर से ले लेते हैं। ओके सर, उसके बाद 3 पर्टिकुलर्स देंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कब जाएंगे, जब आप आरओसी के पास फाइल करने जाएंगे, और आरओसी इसको चेक करने के बाद, आरओसी इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको देगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और जैसे ही बेटा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा ना, उसमें मेंशन होगा आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन, यानी आरओसी आपको सीओआई देगा और उसमें मेंशन होगा सिन। उसके बाद बेटा मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आरओसी के साथ कंपनी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने को बनाने के लिए फाइल करे थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को संभाल के रखनी पड़ेगी। कब तक संभाल के रखनी पड़ेगी, टिल डिसोल्यूशन तक संभाल के रखनी पड़ेगी। ओके, अगर कंपनी ने अगर कंपनी को बनाते हुए इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी या कोई इंपॉर्टेंट बात छुपा ली गई, तो 2 चीजें होंगी बेटा, यहां 2 केस होंगे, या तो कंपनी बन चुकी है या कंपनी नहीं बनी है। अगर कंपनी नहीं बनी है और उससे पहले ही पता चल गया कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या कुछ बात छुपाकर कंपनी बनाई जा रही थी, तो लॉ कहता है सेक्शन 447 लग जाएगा उस हर पर्सन को जो अवेयर था इस डॉक्यूमेंट फाइलिंग को लेकर। और कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट, अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी तो किसको पकड़ेंगे, लॉ कहता है भैया प्रमोटर को पकड़ लेंगे, पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर को पढ़ लेंगे, और पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, इन तीनों लोगों को क्या लगा देंगे, सेक्शन 447 फ्रॉड का सेक्शन लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर ये पता चला कि गड़बड़ हुई तो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन चली गई, तो ट्राइब्यूनल के पास भी पावर है 5 तरह के ऑर्डर देने की। क्या, या तो वो आपकी कंपनी का नाम रिमूव कर देगा, या तो वो कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, या वो मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड करने का ऑर्डर दे देगा, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करके आपकी मैनेजमेंट छीन लेगा, या कोई भी ऐसा ऑर्डर एज इट में डीम फिट जो उसको सही लगता है। लेकिन इन 5 ऑर्डर को देने से पहले वो 2 बातों का जरूर ख्याल रखता है। एक तो वो कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहती हो क्या, और दूसरा ट्राइब्यूनल शॉल टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द ट्रांजैक्शन, कंपनी की बाकी लोगों से क्या क्या ट्रांजैक्शन है, क्या क्या लायबिलिटी है, वो देखकर ही ट्राइब्यूनल को ऑर्डर पास करना है कि इन 5 में से क्या ऑर्डर वो पास करना चाहता है। उसके बाद बेटा एक स्पाइस फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म बस आपको रीड कर लेना है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एक सिंपल सा फॉर्म बनाया गया, बस इतना रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है बच्चों इंपॉर्टेंट डिस्कशन,
1% कंपनी का। 1% कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें बस एक ही मेंबर होता है, सोल मेंबर होता है, उसको हम 1% कंपनी कहते हैं, उसको हम 1% कंपनी कहते हैं। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसके बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी क्लॉज आता है, जिसमें हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं कि अगर सोल मेंबर की डेथ या वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी जगह पे कौन पर्सन 1% कंपनी का मेंबर बन जाएगा, उसका नाम लेते हैं। लेकिन उसका नाम हम लिखते तो हैं, उसका नाम तो हम लिखते हैं, लेकिन उसका नाम लिखने से पहले आपको प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना होता है, नॉमिनी का प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना होता है, और ये आरओसी के साथ फाइल भी होता है। क्या वो पर्सन अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है? लॉ कहता है यस, वो अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। क्या सोल मेंबर नॉमिनी को हटा सकता है और कोई नया नाम रख सकता है? बिल्कुल, वो भी जब उसका मन करेगा वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए सोल मेंबर को कंपनी को बताना पड़ेगा और कंपनी को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी चेंज जो नॉमिनी क्लॉज में चेंज हो रहा है उसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाता सर। मतलब यानी उसको सेक्शन 13 का, क्योंकि सेक्शन 13 इज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओनली या नेचुरल। अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि भैया अगर कोई पर्सन 1% कंपनी का मेंबर बनना चाहता है या नॉमिनी बनना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया? लॉ कहता है सिर्फ दो चीजें चेक कर लेना, एक वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं, पहले ये कंडीशन हुआ करती थी बट अब ये कंडीशन हट चुकी है। तो बस अब हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन। हाउएवर रेसिडेंट की डेफिनेशन अभी भी दी हुई है, रेसिडेंट की डेफिनेशन है नॉट लेस देन, यानी इंडिया में वो 120 दिन या 120 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, क्या एक पर्सन एक कंपनी दो कंपनी में मेंबर बन सकता है? लॉ कहता है दो 1% कंपनी में मेंबर बन सकता है, लॉ कहता है नहीं। क्या एक पर्सन दो कंपनी में नॉमिनी बन सकता है? इसमें एफएक्यू आया, एफएक्यू में लिखा हुआ है कि नहीं बन सकता है। और क्या एक पर्सन एक कंपनी में मेंबर और एक कंपनी में नॉमिनी बन सकता है? लॉ कहता है बन सकता है, बट अगर जिस कंपनी में वो नॉमिनी था उस मेंबर की डेथ हो जाती है और ये बंदा भी मेंबर बन जाता है तो ये तो अब दो कंपनी में मेंबर बन गया। तो लॉ कहता है हम इसे 180 दिन देते हैं, इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी में रहना चाहता है, तो इसको डिसाइड करना पड़ेगा। 180 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस। नाउ नो माइनर, क्या माइनर 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है? भाई माइनर तो कुछ भी नहीं बन सकता 1% कंपनी का, ना तो मेंबर बन सकता है, ना तो मेंबर बन सकता है, ना तो नॉमिनी बन सकता है, और ना ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, मतलब किसी और के थ्रू भी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता है। क्या ये कंपनी 1% कंपनी, क्या ये 1% कंपनी कन्वर्ट हो सकती है कि सेक्शन 8 कंपनी में? नहीं हो सकती। क्या 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? तो लॉ कहता है यस, हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोसीजर फॉलो करके। हाउएवर प्रोसीजर सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट, ध्यान से सुनना, ये कंपनी बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है और दूसरी कंपनी की किसी और बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है वही 1% कंपनी का क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है और नॉमिनी बन सकता है। और एक पर्सन दो 1% कंपनी में या है ना एज अ मेंबर या नॉमिनी काम नहीं कर सकता है। ओके सर, नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी में तीन बातें याद रखना, एक उसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होना चाहिए, एक उसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होना चाहिए, दूसरा कंपनी को जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही लगा सकती है, और तीसरा तीसरा क्या, मेंबर को डिविडेंड किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। ये तीन कंडीशन फॉलो करनी होती है। क्या सेक्शन 8 कंपनी ऐसे ही बन जाती है? नहीं बेटा, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू करती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? आपको लाइसेंस इशू कर देती है, और वो फिर सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड कंपनी की सारी बेनिफिट्स उठा सकती है, लेकिन उसके नाम के आगे ना तो लिमिटेड लगता है ना तो प्राइवेट लिमिटेड लगता है, यानी है लिमिटेड कंपनी, बस उसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? यस। और आरओसी क्या कर देता है बेटा? इसको रजिस्टर कर देता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के साथ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आता है सर क्या पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है? लॉ कहता है यस, बन सकती है। अगर आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल सेक्शन 8 कंपनी का चेंज करना है तो आपको पहले प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पहले अप्रूवल लेगा फिर चेंज होगा। ओके, क्या ये सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? लॉ कहता है प्रोसीजर फॉलो करके कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपने कुछ गड़बड़ करी मतलब आपको बोला था सेक्शन 8 फॉलो करने के लिए, आपने सेक्शन 8 फॉलो नहीं करा, आपको बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करते हुए कोई कंडीशंस लगा दी थी, आपने वो कंडीशंस फॉलो नहीं करी, या आपके जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहा है या प्रेजुडिस
पब्लिक इंटरेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो लॉ कहता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर उन्हें पता चलता है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके क्या कर सकते हैं, आपका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। लाइसेंस रिवोक कर देंगे मतलब आप उसके बाद से सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहेंगे। सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आरओसी आपकी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर देगा। इतना ही नहीं, अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भैया लाइसेंस रिवोक करने से काम नहीं चलेगा, लाइसेंस रिवोक करने से काम नहीं चलेगा, आपने पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी कंपनी को या तो बंद करना पड़ेगा या अमलगमेट, या तो वाइंड अप करना पड़ेगा या अमलगमेट करना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी ऑर्डर देगी, बट आपको ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके देगी। सेक्शन 8 कंपनी को वाउंड अप देगी या अमलगमेशन कर देगी। अच्छा, लेकिन वाउंड अप जब करेगी ना, तो वाउंड अप करके अगर एसेट्स से सारी लाइबिलिटीज पे होने के बाद कुछ सरप्लस बच गया, तो उस सरप्लस का क्या करेंगे, तो लॉ कहता है किसी और कंपनी को आप वो सरप्लस, कौन सी कंपनी को, जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में ही और सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उसको दे सकते हो, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में वो सरप्लस डाल सकते हो। और जो कंपनी का अगर अमलगमेशन का ऑर्डर आया, तो कौन सी कंपनी का अमलगमेशन, जो अमलगमेशन ऑर्डर आया वो किसके साथ अमलगमेट हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही हो सकती है, वो भी उस कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हो। इज इट क्लियर? यहां पे पनिशमेंट लगेगी साथ में, लाइसेंस तो गया ही गया, कंपनी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से 25 लाख रुपए तक, प्लस अगर फ्रॉड का केस है तो सेक्शन 447 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज टोटली क्लियर। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी बच्चों अपनी जनरल मीटिंग क्लियर 21 डेज की जगह क्लियर 14 दिन में बुला सकती है। सेक्शन 8 कंपनी को डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। इस कंपनी को नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सेक्शन बच्चों, सेक्शन 9, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, ये सिर्फ इतना सा कहता है कि भैया अगर एक बारी आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, उस दिन से कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी फिर अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, क्योंकि उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, केस कर सकती है, उस पे भी केस हो सकता है। वो सारी चीजें हो सकती है जो कि एक कंपनी कर सकती है, किस दिन से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के इशू होने से। इसमें 4 केस लो दिए हुए हैं, वो चारों सेम ही बात कहते हैं कि भैया कंपनी अलग और मेंबर अलग। नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चों, सेक्शन 4, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कहां लिखी हुई है ये बात बेटा सेक्शन 399 में लिखी हुई है। आप एमओए को रजिस्टर क्यों कराते हो? कंपनी एमओए को रजिस्टर मतलब आरओसी के पास क्यों फाइल करती है? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होता है कि कंपनी क्यों बनी है, जिसे पढ़कर लोगों को पता चल जाता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती है। शेयर होल्डर को भी पता चल जाता है कि उनका पैसा कहां इन्वेस्ट होने वाला है। पब्लिक को भी पता चल जाता है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। ओके, तो मेमोरेंडम में बच्चों कौन कौन से क्लॉज होते हैं? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी के केस में आता है, बाकी नहीं आता। नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी का नाम लिखा होता है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा के। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, पूरा एड्रेस नहीं आता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के 2 ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट और एक उससे एंसिलरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है? कैपिटल क्लॉज में कितनी कैपिटल है कंपनी की, ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो लिखी होती है। नॉमिनी क्लॉज में नॉमिनी का नाम लिखा होता है। लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लायबिलिटी लिखी होती है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। और एसोसिएशन क्लॉज में ये लिखा होता है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंपनी बनाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज टोटली क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं भैया नाम की, नाम चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम चेंज ध्यान से सुनना मेरी बात। नाम चेंज कंपनी कैसे कर सकती है? बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो सुनो, चेंज इन नेम क्लॉज, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, पहला है वॉलंटरी चेंज। अगर कंपनी खुद से अपना नाम चेंज करना चाहती है तो सेक्शन 13 को फॉलो करके कर सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और कॉपी स्पेशल रेजोल्यूशन की और सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटा आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी। जब आप आरओसी के साथ फाइल कर देंगे, आरओसी बेटा चेंज को सर्टिफाई करके एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। लेकिन 2 केस ऐसे आते हैं जहां पे बेटा कंपलसरी चेंज कराया जाता है। एक आता है सेक्शन 4 में, जहां पे आपने नेम रिजर्वेशन तो करा लिया था, लेकिन आरओसी को पता चल गया, आरओसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही पता चल गया कि भैया जो नेम था वो गलत है,
वो नेम जो है वो सही नहीं है, अनडिजायरेबल है, तो आपका नेम कैंसल कर दिया जाएगा और पेनल्टी लगा दी जाएगी 1 लाख रुपए की। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और उसके बाद पता चला कि नेम गलत था, तो आरओसी के पास पावर है, या तो आरओसी आपको 3 महीने में चेंज करने को बोलेगी नेम, लेकिन क्या करना पड़ेगा यहां पे बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, और या कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगी रजिस्टर से, या वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगी। तीसरा, सेक्शन 16 में भी बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम की बात करी गई है, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से, अगर उसे लगता है कि आपकी कंपनी का नाम किसी और कंपनी से क्या है, आइडेंटिकल है, तो ऑर्डर कर देगी क्या, कि भैया 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो, जो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कर सकते हो। या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोप्राइटर ने एप्लीकेशन कर दी। किस प्रोप्राइटर ने? जिसका ट्रेडमार्क आपने अपने नाम में यूज कर लिया, लेकिन ये एप्लीकेशन 3 साल के अंदर आनी चाहिए। 3 साल के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नाम चेंज करने के लिए कह सकती है विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग दी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर कंपनी ने नाम चेंज नहीं करा बेटा 3 महीने के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो खुद से आपका नाम चेंज कर सकती है। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम रखा हुआ पसंद नहीं आया, तो अगेन बेटा आपके पास वॉलंटरी चेंज का तो ऑप्शन है ही है। तो ये मैंने बेटा चेंज इन नेम क्लॉज को एक ही जगह पे समराइज कर दिया, बिकॉज बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। अच्छा, आगे सुनो। आपको आपको बेटा नेम क्लॉज में ध्यान रखना, ऐसा नाम मत रखना जो किसी और कंपनी से आइडेंटिकल हो या मिलता जुलता हो, और या वो किसी लॉ में ऑफेंस माना जाता हो, वो आप नाम नहीं रख सकते, या सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका नाम कंपनी का अनडिजायरेबल रखता हो। अच्छा, ऐसा नाम जिससे कि ये लगता हो कि कंपनी के ऊपर पेट्रोनेज है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या किसी लोकल अथॉरिटी का, या ऐसे कॉर्पोरेशन का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, या कोई ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है यूज करने को, वो सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आप क्या ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल ले लेंगे। ऐसे कौन से नाम है बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, इस तरह के नाम अगर आप यूज करते हैं तो अलाउड नहीं है। आप अपनी कंपनी के नाम के आगे इंडिया, भारत, इस तरह के वर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते हैं, ब्यूरो वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी का नाम इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज इस तरह का है, जो कि सेक्टोरल रेगुलेटर किसी और अथॉरिटी के अंदर आता है, जैसे कि इंश्योरेंस की बात करूं तो इरडा के अंदर, बैंक की बात करूं तो आरबीआई के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो सेबी के अंदर, तो वो कहता है कि उनके सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने बोले थे वो सारे कंप्लाई होने चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करूं, अगर आपको अपनी कंपनी का नेम रिजर्व करना है, नई कंपनी का नेम रिजर्व कराना है, तो आरओसी आपको 20 दिन के लिए नाम रिजर्व करके देता है, 20 दिन के लिए नाम रिजर्व करके देता है। और किसी पुरानी कंपनी को अगर नाम चेंज करना है, तो उसके लिए बेटा 60 दिन के लिए आपके लिए नाम रिजर्व होता है, 60 दिन के लिए अंदर नाम रिजर्व होता है। ये ऑलरेडी हमने चार्ट में कवर कर लिया, तो इसको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये कहां से नोट्स है बेटा, ये आपके आईसीआई का स्टडी मटेरियल है जो मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं, और कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आईसीआई के मटेरियल से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की अगर मैं बात करता हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये बोलता है कि कंपनी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलाउड नहीं है, यानी वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वॉइड होता है। इसमें 2 केस लो इंपॉर्टेंट है बेटा, नाथ दत्ता वर्सेस शिलेंद्र का, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा काम, ऐसा एक्ट जो कंपनी की तो पावर में था बट डायरेक्टर्स की पावर में नहीं था, वो रेटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक और केस लो है, अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन को लिमिटेड वर्सेस रिचिका, अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन को वर्सेस लिमिटेड रिचिका, जिसमें कि कंपनी ने रिची भाई को वादा कर दिया था कि वो उसको क्या देगी, लोन देगी, और लेकिन बाद में ये कहा कि हमारे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर ही अलाउड नहीं है। तो वहां पे बेटा कोर्ट ने कहा था कि यस, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। इवन अगर सारे शेयर होल्डर्स भी आकर ये कह दें, ना कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो नहीं माना जाएगा अगर एमओए में पावर नहीं है तो। इज इट क्लियर? लेकिन आज की तारीख में डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कोई इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि चुटकी में चेंज हो जाता है बच्चों, क्या पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर चेंज कर देते हैं। ओके सर, ओके सर। फिर आपके बेटा फॉर्मेट्स आते हैं मेमोरेंडम के, जिसमें कि जो शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं कंपनी एक्ट में कितने शेड्यूल थे, 7 शेड्यूल थे। उसके पहले शेड्यूल में दिया हुआ है टेबल ए बी सी डी ई, शुरू के 5 टेबल बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट देते हैं, अलग अलग टाइप की कंपनी के, जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह के। और एफ के बाद FGHIJ, नेक्स्ट 5 मेरे बच्चा, नेक्स्ट 5 वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
ये देते हैं फॉर्मेट्स। नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5। सबसे पहली चीज आती है, क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? दो बातें याद रखना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी को मैनेज करने के। क्या कोई एडिशनल मैटर भी इसमें डाला जा सकता है जो मैनेजमेंट को लगता है? लॉ कहता है यस, कोई भी एडिशनल मैटर जो मैनेजमेंट को लगता है कि आर्टिकल्स का पार्ट होना चाहिए डाला जा सकता है। कोई भी मैटर जो रूल्स में बोला गया है कि आर्टिकल्स का पार्ट होना चाहिए डाला जा सकता है, डालना चाहिए, डालना ही पड़ेगा। और फिर आता है बच्चों इंट्रेंचमेंट की बात। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है, इंट्रेंचमेंट क्या होता है? इंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग। बट कंपनी एक्ट की बात करूं तो स्पेशल रेजोल्यूशन से स्ट्रिक्टर कंडीशंस को, स्पेशल रेजोल्यूशन से स्ट्रिक्टर कंडीशन को हम इंट्रेंचमेंट कहते हैं। ये पहले मीनिंग आता है इसमें जब भी इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। तीन बातें याद रखना बच्चों। पहली बात, इंट्रेंचमेंट होता क्या है? यानी ऐसी आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए, अगर हम आर्टिकल के किसी बात को चेंज करने के लिए अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन से स्ट्रिक्टर बात डाल देते हैं, स्ट्रिक्टर कंडीशन डाल देते हैं, उसे इंट्रेंचमेंट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, इसको कैसे डाला जा सकता है? इसको दो वक्त पे डाला जा सकता है, या तो कंपनी वक्त बनते हुए डाल दो या कंपनी बनने के बाद अमेंडमेंट करके आर्टिकल्स में डाल दो। कंपनी अगर बनते हुए डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी को बनने के बाद अमेंडमेंट करके डाल रहे हो तो कैसे डाला जाएगा? लॉ कहता है इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के केस में ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लगता है, जबकि पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। भले ही आपने फॉर्मेशन पे डाला हो, भले ही आपने अमेंडमेंट पे डाला हो, आरओसी को नोटिस देना जरूरी है कि हमने आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल रखा है। इज इट क्लियर? फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स मैं बता चुका हूं, FGHIJ, ये 5 बेटा आर्टिकल्स दे रखे हैं शेड्यूल 1 में। मॉडल आर्टिकल्स आप जो होते हैं कंपनी को फॉलो चाहे तो कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी उसे फॉलो नहीं करना चाहती है तो वो लिख सकती है कि भैया हम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आउटसाइडर को कंपनी के अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम्स की जानने की जरूरत नहीं है, उसको नॉलेज नहीं होगी। ही कैन एज्यूम कि अंदर कंपनी के अंदर जो भी प्रोसीजर्स है वो पूरे के पूरे कंप्लाई हुए हैं। इसमें बेटा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकांड रूल आता है, जिसमें कि ये बोला गया था कि रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बॉन्ड्स लिए थे कंपनी से, लेकिन बाद में टरकांड उनके लिक्विडेटर ने देना मना कर दिया था क्योंकि उस पर अमाउंट नहीं लिखा होता। तो वो कहता है भाई मुझे नहीं पता इंटरनली क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जरूरत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी किसी चीज नॉलेज नहीं होनी चाहिए। बाकी सब मैं एज्यूम कर सकता हूं कि एकदम ठीक हुआ है। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेसिस रीजन क्या है? तो दो रीजन है बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। पहला रीजन है कि कंपनी के इंटरनल क्या हो रहा है वो पब्लिक नॉलेज में नहीं होता है, तो आउटसाइडर को उसे जानने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, कंपनी इसका फायदा उठा सकती थी, इस डॉक्ट्राइन का कंपनी जो है फायदा उठा सकती थी कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, और कह सकती थी क्रेडिटर्स को पैसे देने से बच सकती थी, इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया है। देयर आर 3 एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताओ या 3 एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताओ, आपको एक ही आंसर लिखना है। 3 केसेस, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर उस पर्सन को पहले से ही नॉलेज थी इरेगुलरिटी की तो भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, तू नहीं कह सकता डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। नेग्लिजेंस, यानी आपको सस्पिशन हुआ था, आपको शक हुआ था कि इसके पास अथॉरिटी है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो आपको थोड़ी सी और चेकिंग कर लेनी चाहिए थी। आप केयरलेसली रहे कि मुझे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बजा लेगा, नहीं हो सकता। थर्ड, फोर्जरी। भाई फोर्जरी के केस में तो लॉ पहले ही हाथ खड़े कर देता है, कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाएगा। सेक्शन नंबर 6, एक्ट ओवरराइड कर जाएगा। एक्ट सबका बाप है, किसका? एक्ट मेमोरेंडम के भी ऊपर है, एक्ट आर्टिकल के भी ऊपर है, एक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी का उसके भी ऊपर है, एक्ट अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया मेंबर या बोर्ड के द्वारा उसके भी ऊपर है, यानी एक्ट इन चीजों को ओवरराइड कर जाएगा। अगर एक्ट से कोई चीज इनकंसिस्टेंट है एमओए एओए रेजोल्यूशन वगैरह में, तो वो लॉ की नजरों में वाइड मानी जाती है, नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरेंडम और आर्टिकल। सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर करने का क्या फायदा होता है? उस दिन से बेटा क्या होता है, कंपनी मेंबर्स को बाइंड होती है, मेंबर्स कंपनी को बाइंड होते हैं, बट आपस में मेंबर एक दूसरे को बाइंडिंग नहीं माने जाते हैं। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 13, इसमें हम नेम क्लॉज का ऑलरेडी 4 से पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है बच्चों रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपको चेंज करना है तो इसमें 2 सेक्शन लगते हैं। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो सेक्शन 13 लगता है, क्योंकि मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। यह करने के लिए बेटा आपको बोर्ड का रेजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन, मेंबर का स्पेशल रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। हाउएवर दिस पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू आरडी, और फिर आपको दोनों स्टेट के आरओसी को बताना पड़ेगा, और उस स्टेट का आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जो डेस्टिनेशन स्टेट है। अच्छा, लेकिन
सेक्शन 12 की अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड ऑफिस की, वहां पे बेटा ये बताया गया है कि अगर आप सेम सिटी, यानी अगर आप सेम सिटी विलेज टाउन में कर रहे हो तो आपको मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चला जाएगा। बस आरओसी को 30 दिन में बता देना। अगर आप सिटी के बाहर कर रहे हो, अगर आप सिटी के बाहर कर रहे हो, आउटसाइड सिटी टाउन विलेज कर रहे हो और आपका आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, तो बोर्ड का रेजोल्यूशन ले लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन ले लेना और आरओसी को 30 दिन में बता देना, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आरओसी भी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आरओसी चेंज हो रहा है सेम स्टेट में, दो ही स्टेट में ऐसा होता है बेटा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दो ही केस में ऐसा होता है, तो उस केस में लॉ कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल भी लगेगा। जैसे ही रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ जाएगा तो कंपनी मेंबर्स को, कंपनी आरओसी को 60 दिन के अंदर बता देगी। ये बस आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जानना है। ये नोट्स भी आपको बेटा मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप पर, ठीक है। इज इट क्लियर, यस और नो? तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत थी। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताना चाहता हूं, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज के चेंज की बात। ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज, अगर दो केसेस है यहां पे, एक नॉर्मल केस है ऑब्जेक्ट क्लॉज का, उसमें तो कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आरओसी को बताओ, काम चल जाएगा। लेकिन दूसरा केस है कि भैया अगर आपने प्रोस्पेक्टस से पैसा उठाया हुआ था पब्लिक से और वो अनयूटिलाइज रह गया और आप अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर रहे हो, तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कंपनी जिसने प्रोस्पेक्टस से पैसा उठाया उसका सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको थ्रू पोस्टल बैलेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और दो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट मत देना भूलना, एक इंग्लिश में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, उस सिटी के जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था। और थर्ड, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जो मान नहीं रहे थे इस बात को, उनको एग्जिट ऑप्शन देगा। कौन देगा? कंपनी नहीं मेरे बच्चा, कंपनी नहीं देगी, प्रमोटर या शेयर होल्डिंग हैविंग कंट्रोल, शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल, ये दो लोग जो हैं बेटा क्या देंगे, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई तुम जाना चाहते हो तो कंपनी से जा सकते हो, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट अब चेंज कर रहे हैं, हम तो ऑब्जेक्ट अब चेंज कर रहे हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। देन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स तो बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है कि कहीं भी अगर आपको आर्टिकल्स में चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर देना। लेकिन याद रखना इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन लगा हुआ है तो फिर वहां पे नहीं हो पाता है, अदरवाइज तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और कंपनी और आरओसी, कंपनी आरओसी को 15 दिन में, कंपनी आरओसी को यहां पे 15 दिन में बताएगी, 15 दिन में, यहां 30 दिन नहीं है, 15 दिन के अंदर बता देना, काम खत्म हो जाएगा। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम चेंज मान लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात का याद रखना कि अगर पब्लिक कंपनी से आप प्राइवेट कंपनी बन रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो लेना ही लेना पड़ेगा। साथ में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर मैंने अपना एमओए चेंज करा और एओए चेंज करा तो लॉ कहता है कि भाई उसकी सारी कॉपीज में आपको अल्टरेशन करना पड़ेगा। अगर आपने अल्टरेशन नहीं करा तो 1000 फॉर एवरी कॉपी, जितनी कॉपी में आपने अल्टरेशन गलत किया नहीं करा, 1000 फॉर एवरी कॉपी आपको लगेगा जो आपने बिना अल्टरेशन के आर्टिकल्स की या एमओए की इशू कर दी। ओके सर। कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी गिवन टू मेंबर, सेक्शन 17 बोलता है अगर कोई मेंबर कंपनी से मांगता है मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कोई ऐसा एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन जो सेक्शन 117 में जिसकी बात करी गई है, तो कंपनी की ये ड्यूटी बनती है, मेंबर ने अगर फीस पे कर दी है तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि उसको 7 दिन के अंदर कॉपी दे देगी। अगर नहीं दी तो कंपनी और एवरी ऑफिसर जिसकी ये गलती थी उस पर लगाई जाएगी 1000 रुपए पर डे की फाइन लगा दी जाएगी विद, और कब तक चलता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना, 1 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 12, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। ये क्या बोलता है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी बोलता है बेटा कि हर कंपनी को कितने दिन में इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेना चाहिए, इतना ही नहीं, दूसरी बात एक और बोलता है, उसका वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। जो आपने विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस सेलेक्ट नहीं करना है, उसका वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है। अच्छा, जब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस करा लिया फिर लेबलिंग करना चालू कर देना। लेबलिंग मतलब क्या? आपको पेंट या फिक्स करना है कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कहां पे, जहां जहां आपके ऑफिस है हर जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। कंपनी की अगर कोई कॉमन सील है, बिकॉज कॉमन सील ऑप्शनल है, अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है ना तो उस पर नाम इनग्रेव्ड करा लेना लेजिबल कैरेक्टर्स में, जो कि दिख के पढ़ने में आए। और नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये 4 चीजें कंपनी के बिजनेस लेटर, बिल हेड,
पेपर्स नोटिस पे होनी चाहिए और कंपनी का नाम हुंडी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे होना चाहिए। ये बात बोली गई है लेबलिंग ऑफ कंपनी में। अगर आपकी कंपनी ने 2 सालों में लास्ट नाम चेंज करा है तो आपको अपने नए कंपनी के नाम के साथ पुराना कंपनी का नाम भी 2 सालों तक लेके रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यानी जहां पे आपकी कंपनी का नया नाम लिखा है उसी के नीचे आपकी कंपनी का पुराना नाम भी लिखा होगा, फॉर्मली नोन एज। इन केस ऑफ ओपीसी की बात करूं तो आपको अपने नाम में 1% कंपनी, आपको अपने नाम में 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। ओके, नेम ऑफ नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्टर, जो भी चेंज होगा आपका इस केस में, यानी अगर आप आरओसी को चेंज करते हो तो 30 दिन में बता देना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट एक बार इसे दोबारा बता देता हूं। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो विद इन अ सिटी, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलेगा, 30 दिन में बता देना। अगर आप विद इन अ स्टेट कर रहे हो एक सिटी से दूसरी बट आपका आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना। यहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन साइलेंट है बट बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगता है और नोटिस दे देना आरओसी को 30 दिन में। अगर आप स्टेट में ही है लेकिन आरओसी चेंज हो रहे हैं, यानी महाराष्ट्र तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर, और यहां पे आपकी टाइमलाइंस दी हुई है और ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। उसके बाद अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं यानी मेमोरेंडम चेंज कर रहे हैं तो यहां पे सेक्शन 13 ट्रिगर हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, ठीक है, और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं डिटेल। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट आता है बच्चों कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10 है। लॉ कहता है कोई भी कंपनी, कौन सी कंपनी, कोई भी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, जिसकी शेयर कैपिटल, यानी ये सेक्शन सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल को एप्लीकेबल है। कोई भी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, वो कंपनी बोरोइंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो कंपनी दो काम नहीं कर सकती, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, बोरोइंग नहीं कर सकती, जब तक कि दो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। एक कि डायरेक्टर डिक्लेरेशन ना दे दे 180 दिन के अंदर कि सब्सक्राइबर जिन्होंने जितने शेयर्स लेने का वादा किया था उसके पैसे आ चुके हैं कंपनी को, और दूसरा जो आपको बताया था ना रजिस्ट्रार ऑफिस को 30 दिन के अंदर वेरीफाई करवाना है, वो वेरीफाई हो चुका है। कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो हो चुकी है। ये दोनों चीजें जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो लॉ कहता है भैया ठीक है, तब कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसके बिना कंपनी बिजनेस या बोरोइंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अगर आपने इसमें डिफॉल्ट करा, अगर आपने इसमें डिफॉल्ट करा तो कंपनी शॉल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। कंपनी शॉल बी लायबल टू अ 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी कंपनी पे, और ऑफिसर के ऊपर 1,000 रुपए पर डे की, जो कंटिन्यू करेगी 1,00,000 रुपए तक। ओके, उसके बाद अगर कंपनी को पता चला कि आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा है, अगर आरओसी को पता चला कि आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा है और आप कोई बिजनेस भी कंडक्ट नहीं कर रहे हो, आपने डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं करा और आप बिजनेस भी कंडक्ट नहीं कर रहे हो, तो आरओसी के पास पावर है आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करने की, वो ये कर सकती है। और जो आप डिक्लेरेशन दोगे ना, उसको जरूर 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 वेरीफाई करवा लेना। कौन सा डिक्लेरेशन दोगे, कौन सा डिक्लेरेशन दोगे भैया, ये वाला जो डिक्लेरेशन दोगे उसको बेटा सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से डिक्लेयर करवा के ही देना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी सेक्टोरल रेगुलेटर यानी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक कंपनी वगैरह है, तो उस केस में मेरे बच्चा, उस केस में अगर आपकी कंपनी सेक्टोरल रेगुलेटर मतलब बैंक इंश्योरेंस वगैरह जिसको कि कोई होल्ड करता है, तो उस केस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल आपने लिया है वो भी इस डिक्लेरेशन के साथ फाइल करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। यानी यहां पे उन्होंने किससे लिंक कर दिया कि अगर बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो बैंक का रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्या आपने ले लिया ना, तो फिर तू बैंक का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, ये ऑलरेडी हमने चार्ट में डिस्कस कर लिया था तो इसको दोबारा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। देन क्या एक कंपनी दूसरी टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, तो सेक्शन 18 बोलता है यस हो सकती है। सिर्फ सिंपल से प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करो, आरओसी को एप्लीकेशन करो, इशू कर देगी, आरओसी चेक करने के बाद इशू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है, जस्ट बिकॉज आपकी कंपनी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होगी लेकिन उसकी पुरानी जो लाइबिलिटीज थी, उसकी पुरानी, यानी मान लो यहां पे कन्वर्ट हुई है तो इसकी जो पुरानी लाइबिलिटीज है ना बच्चों, इसकी जो पुरानी लाइबिलिटीज है वो चेंज नहीं होगी, वो बिल्कुल ऐसे पे करनी पड़ेगी जैसे कि आपका कन्वर्जन हुआ ही नहीं है। वो पैसा आपको ऐसे देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटीज डेट्स आपको ऐसे देने पड़ेंगे जैसे कि कंपनी का कन्वर्जन नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। नॉर्मली सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती और होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को शेयर्स नहीं दे सकती। अगर ऐसा करती है तो लॉ की नजरों में वो वाइड ट्रांजैक्शन है, बट 3 एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। कौन सा, अगर आप
अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के डिसीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह कर रही है तो कर सकती है। अगर कंपनी ट्रस्टी की तरह सब्सिडियरी कंपनी एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है कर सकती है। या इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडियरी कंपनी, अगर सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले ही अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करती थी तो चल जाएगा। ये 3 एक्सेप्शन है, लेकिन ध्यान देना पहले 2 एक्सेप्शन में यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी वाले केस में तो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी वाले केस में तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा सब्सिडियरी कंपनी को, बट थर्ड केस में कंपनी को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ओके ओके सर, गॉट इट सर, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, बट अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है तो आप इस सेक्शन को कैसे पढ़ोगे, तो आप वहां पे शेयर्स की जगह इंटरेस्ट वर्ड पढ़ लेना, तो आप वहां शेयर्स की जगह इंटरेस्ट वर्ड पढ़ लेना। नेक्स्ट है बच्चों सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 ये क्या बोलता है, अगर आपको कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेज सकते हो, कंपनी या कंपनी के ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो कैसे भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, कुरियर सर्विस से भेज सकते हो, या उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे लीव कर सकते हो, या मींस ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज सकते हो। सेम अगर कंपनी को रजिस्ट्रार या मेंबर को कोई नोटिस भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेजेगी, पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या उसकी डिलीवरी करके, या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इलेक्ट्रॉनिक में आपको बस ये याद रखना है, ईमेल और फैक्स आपको याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर किसी मेंबर ने कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया था फीस पे करके, अगर किसी मेंबर ने कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया था फीस पे करके कि भैया जो डॉक्यूमेंट है ना वो भेज देना, कैसे, उस मोड से जो मैं बता रहा हूं, उस मोड से वो मैं बता रहा हूं, तो कंपनी को उसी मोड से देना पड़ेगा, वरना वो डॉक्यूमेंट हम ऐसा मानेंगे कि पहुंचा नहीं है। और दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई बंदा मेंबर जो है बाहर गया हुआ था तो क्या बाहर भी भेजना है, लॉ कहता है नहीं, उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस था ना उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजना है, आपको बाहर भेजने की जरूरत उसको नहीं है अगर वो बाहर घूमने गया हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप डिलीवरी बाय पोस्ट भेज रहे हो और वो मीटिंग नोटिस का मीटिंग है तो लॉ एज्यूम करता है कि वो ऑलरेडी 48 आवर्स के बाद पहुंच चुका है जब आपने उसे पोस्ट किया था, लेकिन बाकी किसी केस में भी हम तब मानते हैं जब वो एक्चुअली पहुंचता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। किसी चीज को ऑथेंटिकेट, डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट को अगर ऑथेंटिकेट करना है तो कौन कर सकता है, 3 लोग कर सकते हैं, या तो केएमपी कर सकता है, या ऑफिसर कर सकता है, या एम्प्लॉय। लेकिन ऑफिसर और एम्प्लॉय वो कर सकते हैं जो कि बोर्ड ने ऑथोराइज करे हैं ऑथेंटिकेशन के पर्पस के लिए, बाकी की मैनेजरियल पर्सन कर सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, ये कौन बना सकता है, कोई भी पर्सन जिसके पास एक्सप्रेस या इंप्लॉइड अथॉरिटी है, कोई भी पर्सन जिसके पास एक्सप्रेस या इंप्लॉइड अथॉरिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई डीड बनाने की, कोई डीड या कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, एग्जीक्यूट करने की, तो उसके लिए रिटर्न में अथॉरिटी लेटर होना जरूरी है, उसमें रिटर्न में अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। और उस अथॉरिटी लेटर पे किसके साइन चाहिए होते हैं, तो लॉ कहता है उस अथॉरिटी लेटर पे बेटा अगर कंपनी हैविंग कॉमन सील है, अगर कंपनी हैविंग कॉमन सील है तो बेटा उसके ऊपर कॉमन सील लग जाएगी, और उसको अथॉरिटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस अथॉरिटी लेटर के ऊपर बेटा कौन साइन कर सकता है, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, या अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा हुआ है तो एक डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बस आपको बता देता हूं और ये चैप्टर खत्म करते हैं। एक बस लास्ट रिवीजन कि कहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है और कहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इस केस में 2 जगह लगता है, एक जब नेम चेंज होता है आरओसी की डायरेक्शन पे, सेक्शन 4 में जब नेम चेंज होता है आरओसी की डायरेक्शन पे, और सेक्शन 16 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद से आपको बोलती है या 3 साल की जो एप्लीकेशन आई थी ट्रेडमार्क वाली, उस केस में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। बाकी सारे केसेस में बेटा यहां स्पेशल रेजोल्यूशन बोला गया है, चाहे वो इंट्रेंचमेंट हो पब्लिक कंपनी का, चाहे वो अल्टरेशन हो मेमोरेंडम का, चाहे वो अल्टरेशन हो आर्टिकल्स का, चाहे वो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो outside the local limits, और सेक्शन 8 कंपनी, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अनदर काइंड ऑफ कंपनी। आई होप ये रिवीजन आपको पसंद आया होगा। दिस इज नोन एज सुपर फास्ट रिवीजन, और ये रिवीजन बेटा आपको हेल्पफुल होगा जब आप लास्ट डे रिवाइज करने चाहते होंगे ना कॉन्सेप्ट, तो बस आपको बुक स्टडी मटेरियल अपने सामने रखना है और टिक टिक करते जाना है कि अच्छा ये बातें हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा कंपनीज एक्ट बेटा 12 to 13 आवर्स में कंप्लीट कर लें।